हे गाइस, दिस ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप में आज के हुए सबसे खतरनाक मैच के बारे में, जो कि हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। सेकंड सेमीफाइनल, गजब का सेमीफाइनल हुआ है। एक्सपेक्टेड था कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन इस तरीके का मैच होगा ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट था। दूसरी बात, एक तो इंडिया टॉस वहाँ पे हारी, इंपॉर्टेंट टॉस था। उसके बावजूद 253 रन बनाना, उसके बाद कहीं से नहीं लग रहा था कि मैच आसपास भी जाएगा, क्योंकि 150 बहुत ज़्यादा हो गया। जितना भी वहाँ पे जो स्कोर हो सकता था, थोड़ा सा जिसमें फाइट देखने को मिलती, वो 210 220 ही लग रहा था। उसके नीचे अगर रन होता तो नहीं चांस था कि इंडिया जीत पाती। इस मैच को देखने के बाद की नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसे पहले भी, क्योंकि वो बैटिंग ट्रैक पे मैच हो रहा था। छोटा ग्राउंड है वानखेड़े का, वहाँ पे एक पिच और है जिसपे थोड़ा सा हेल्प रहती है बॉलर्स को, उस पर ट्रिकी होता है। लेकिन ये जो फ्लैट पिच थी, इस पे एक्सपेक्टेड था कि 210 220 तो कम से कम जाना ही है। 253 बहुत ही अच्छा स्कोर था इंडिया की तरफ से। लेकिन जिस तरह इंग्लैंड ने चेज किया है, एक बार भी मैच में ऐसा नहीं लगा कि इंग्लैंड बाहर है और हम इंडियंस रिलैक्स बैठ पाए हों कि यहाँ से हम मैच जीत गए हैं। वो आखिर ओवर में ही लगा। तो इस पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे स्टार बैट्समैन, जो 2 मैच में लगातार हमको एक तरीके से मैच जिता के दिया है उन्होंने, संजू सैमसन, जिनको चांस ही नहीं मिल रहा था और मिला है, तो 2 लगातार मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं वो। 89 रन बनाए, 42 बॉल्स, 100 मुझे लगता हो जाना चाहिए था थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, उनका रन इंडिया के लिए काम आ रहा है, उतना ही काफ़ी है। दूसरा जो दिक्कत चल रही है इंडिया के साथ, अभिषेक शर्मा के साथ, अब उनका उसका इफेक्ट अब हमको फील्ड पे भी देखने को मिलने लगा है। अब उनकी फील्डिंग में भी वो असर दिखने को मिलने लगा है। पिछली मैच में उन्होंने 2, एक तरीके से कह सकते हैं कि सिंपल कैचेस ड्रॉप किए थे। तो अब मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करनी चाहिए, उनको उनसे अब समझना चाहिए कि क्या दिक्कत है, कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है। हालांकि उन्हीं के साथ, उन्हीं के नीचे आ रहे हैं ईशान किशन, जो कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ रन बना रहे हैं, लेकिन एक जो पार्ट एक प्लेयर को खेलना चाहिए T20 में, उतना वो करके जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट रन कम बॉल पे बना के जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा फंस कहाँ रहे हैं, जब भी उनके सामने राइट आर्म ऑफ स्पिनर लगाया जा रहा है। वही दिक्कत लेफ्ट बैट्समैन जो भी है, लेफ्ट हैंडेड, उनको सबको साथ वो दिक्कत रहती है। ईशान किशन ने उसको ओवरकम किया है कि थोड़ा सा स्वीप शॉट या फिर घुटने मोड़ कर खेलना शॉट, तो उसमें उनके रन निकल जा रहे हैं उनके उस तरह के बॉलर्स पे। लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि पीछे जाके खेलना और आगे बढ़ के उठाने की कोशिश, छक्का लेने की कोशिश, उसी में वो लगातार फंसते चले जा रहे हैं। तो उस पर उनको काम करने की ज़रूरत है। अब काफ़ी मैचेस हो गए हैं, आपको उसी तरह की बॉल पे आप आउट होते चले जा रहे हैं। तो एक आपका एक लगातार जो एक 2-3 साल से अच्छा टर्म चल रहा था, वो अब एक उस पर हॉट लगा है। और जो चैंपियंस निकलते हैं, जो अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं, वो ऐसे ही निकलते हैं। उनका जब वो बैड फेज आता है, उसको किस तरह उसको इम्प्रूव करते हैं, कैसे उसको ओवरकम करते हैं, तभी आप एक स्टार बनते हैं। जैसे विराट कोहली को जब हम देखते थे शुरुआत में, तो एक तो विराट कोहली जब शुरुआत में आए थे, हम लोग को याद है कि उनको ऑफ पे बॉल उनको पूरा जीवन परेशान करती रही। लेकिन विराट कोहली के अंदर एक क्वालिटी थी कि वो जिस तरीके के बॉल पे आउट होते थे, वो दोबारा उस तरह की बॉल पे 1 2 3 सीरीज तक वो उस बॉल पे आउट ही नहीं होते थे। वो इतनी प्रैक्टिस करते थे अपने कमियों पे। हम लोग जब शुरुआत में विराट कोहली देखते थे एज अ बैट्समैन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रन बनाते नहीं थे, आउट जल्दी हो जाते थे। धोनी ने उनको बहुत चांस दिया है। विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, दोनों ने उनको लगातार चांस दिए हैं, क्योंकि धोनी के अंदर वो क्वालिटी थी कि वो प्लेयर्स को पहचानते थे। जैसे रोहित शर्मा के बारे में भी कहा जाता है कि वो प्लेयर्स को पहचानते हैं। इनके द्वारा जो प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं, वो वाकई अच्छा किए हैं अपने लाइफ में। तो विराट कोहली एज अ बैट्समैन हम लोग को कभी प्लेयर पसंद नहीं आते थे, लेकिन विराट कोहली के अंदर वो क्वालिटी थी कि उन्होंने जबरदस्ती हम लोग को अपना फैन बनाया। क्यों? क्योंकि वो अपने कमियों पर इतना काम करते थे। एक समय तो ऐसा था कि हम लोग को लगता था कि हर दूसरे तीसरे मैच में विराट कोहली की सेंचुरी आनी, हम लोग इंतजार करते थे, तो आती भी थी। कैसे कैसे चेज उन्होंने किए, कैसे कैसे मैचेस जिताए। तो ऐसे ही अपने कमियों पे आपको काम करना पड़ेगा। आप ऐसे इन चीज़ों के सामने घुटने टेक के नहीं बैठ सकते कि लगातार वही गलती आप लगातार करते चले जा रहे हैं। और अब टूर्नामेंट अब फाइनल में आ गया है। अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका भी रन आए, या फिर नहीं आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है, तो किसी और को भी चांस दिया जा सकता है। हालांकि लोगों को नहीं लगेगा, करना भी नहीं चाहिए अब फाइनल में आके टीम चेंज कर दे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभिषेक शर्मा को पर्सनली लग रहा है कि कुछ ज़्यादा दिक्कत चल रही है उनके साथ, क्योंकि संजू सैमसन को भी हम लोग देख रहे थे कि चांस नहीं मिल रहा था, इसी वजह से। क्यों? अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी अच्छी चल रही थी, तो संजू सैमसन को बैठा के
ईशान किशन को अंदर ले लिया गया था। लेकिन जब नहीं चला लगातार हुआ ऐसा, तो संजू सैमसन को चांस दिया गया, उन्होंने अच्छा किया, इसलिए उनको इन्वॉल्व किया गया और तिलक को नीचे खिला के उनकी जगह बनाई गई। लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या कि रिंकू सिंह को बैठाना पड़ा, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ उन्होंने गलती नहीं की है पूरे सीरीज में, जिसकी वजह से उनको बिठाया गया। उनको ज़्यादा बॉल्स मिली नहीं, एक मैच में मिली थी, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर था, उसमें कुछ करने को था नहीं, उन्होंने अपना विकेट उसमें गंवाया था। लेकिन मुझे लगता है कि रिंकू सिंह को थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा को अगर वो खुद उनको लगे तो उनकी जगह रिंकू सिंह को खिलाया जा सकता है। ओपनिंग में ईशान किशन, संजू सैमसन आ सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि रिंकू को थोड़ा सा ऊपर खिलाया जाए, या तो सूर्य कुमार 1 डाउन, 2nd डाउन पे रिंकू को थोड़ा उनको बॉल ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन अब फाइनल क्योंकि आ गया है, अब इतना बड़ा चेंज होता हुआ दिखेगा नहीं हम लोग को। लेकिन मुझे रिंकू सिंह के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। हालांकि अभी हाल ही में उनके पिताजी का देहांत भी हुआ है और काफ़ी कठिन होगा उनके लिए। लेकिन ठीक है, हम लोग यहाँ पे टीम के लिए ही देखते हैं क्या सबसे अच्छा रहेगा। अब इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज करना सही भी नहीं रहेगा, लेकिन रिंकू सिंह के लिए बुरा लगता है। उनको चांसेस उतने मिलते नहीं है, फिर बाद में उनको टीम से निकाल दिया जाता है। बाकी तिलक वर्मा नीचे रहते हैं, जब आते हैं बैटिंग ऑर्डर में तो बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि विकेट जब गिरते रहते हैं, तिलक वर्मा जब नीचे रहते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि क्योंकि उनके पास वो टैलेंट है, गेम अवेयरनेस है, स्ट्रेंथ है कि वो जब मन के हिट भी कर सकते हैं और गैप्स ढूंढना उनको आता है। इंटेलिजेंट बैट्समैन है, ऐसा नहीं कि केवल स्ट्रेंथ पे ही जाते हैं। तो एक उनके नीचे रहने से स्ट्रेंथ मिलता है। मुझे शुरुआत से ही लगता था कि उनको नीचे ही खिलाना चाहिए, ऊपर उनको खिला के देखे थे, उतना अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा नहीं। और सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है थोड़ा सा या तो स्ट्राइक रोटेट ही आप करते रहिए और जबरन हिट करने मत जाइए। अपना विकेट फेंक के जा रहे हैं, अक्सर 2-3 मैच में लगातार ये हो गया है, तो थोड़ा सा और टाइम देने की जरूरत है पिच पे उनको। बाकी सीएम देवो को आज ऊपर उतारा था, 25 बॉल 43 रन बनाया। ऑब्वियस से उनको स्पिनर के लिए उतारा गया था, स्पिनर के लिए वो लीथल रहते हैं और वही उन्होंने किया भी है। हालांकि थोड़ा सा उनको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इस मैच में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं था जिसने फास्ट बॉलर पर रन नहीं बनाया हो, एक सीएम दुबे को छोड़ के। वही इस पर थोड़ा सा फंस रहे थे, तो उनको थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग पे भी काम करना चाहिए। कुछ शॉट्स निकालने चाहिए कि आप फास्ट अगर आ जाए लगातार, मान लीजिए आप स्पिनर के लिए भेजे गए लेकिन अगली टीम ने सिर्फ इस फास्ट बॉलर ही लगा दिया आपके सामने, तो अब आप क्या करेंगे? तो थोड़ा सा गेम ऐसा भी रहे कि आप फास्टर को भी खेल पाए। बाकी हार्दिक पांड्या ने अपना जो योगदान देना था दिया ही। हालांकि हार्दिक का गेम अपने ही तरीके का रहता है, वो कब क्या करते हैं। एक शिवम दुबे का रनआउट में उनका थोड़ा सा गलती थी, लेकिन उनके अंदर वो कैलिबर है, वो स्ट्रेंथ है कि वो उसको कवर करते हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि अक्षर पटेल पे उनको भरोसा करना चाहिए था। लास्ट में 1-2 बॉल उनको जो नहीं, एक तो रन नहीं लिए थे, दूसरे में रन आउट हो गए थे, 2 रन के चक्कर में खुद रन आउट हो गए। फिर लास्ट बॉल वरुण चक्रवर्ती की खेलनी पड़ी। वो अगर वो 1 रन नहीं दौड़ते तो अक्षर पटेल को लास्ट बॉल मिलती। और मुझे लगता है कि अक्षर पटेल को थोड़ा सा टीम को भरोसा करना चाहिए। बहुत से मैचेस उन्होंने जिताए गए, उनका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत रहा है इंपॉर्टेंट मैच में, इसीलिए वो वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अक्षर के योगदान को थोड़ा सा जैसे भुला दिया जाता है, बार बार वो याद दिलाते हैं। आज का मैच याद करिए, बहुत से रीजन्स हैं हमारे जीतने के, बहुत से कमियां भी बॉलिंग में आई, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा कि हम ये मैच जीत पाए वो अक्षर पटेल भी हैं। क्योंकि उन्होंने 3 कैचेस लिए शायद आज, लेकिन 2 कैचेस की मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो एक तो जो ब्रूक का कैच लिया था, मतलब वो कैच बनता ही नहीं था, बहुत टफ कैच था। अब आपको लग सकता है कि ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का वैसे सिमिलर कैच लिया था, लेकिन ये मुझे लग रहा है उससे भी थोड़ा सा टफ था। हालांकि अक्षर को काफ़ी ज़्यादा फील्ड कवर करनी थी, उसके बाद बैलेंस बनाना था। फिर क्योंकि जब आप उल्टा गिरते हैं तो इम्पैक्ट के बाद भी बॉल छूटने के चांसेस रहते हैं, वो उसको भी कंट्रोल करना था। तो बहुत ही शानदार कैच था वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ब्रूक ऐसे बैट्समैन है वो अकेले अपने दम पे मैच ले जा सकते थे। और क्योंकि जैकब बैथल जैसे बैटिंग कर रहे थे, दोनों अगर साथ में खेलते तो बात कुछ अलग हो सकती थी। क्योंकि अभी हम बैथल पे पूरी बात करेंगे, आज तो उन्होंने शानदार बैटिंग की है, आने वाले स्टार हैं वो। बाकी हैरी ब्रूक को भी जनरेशनल टैलेंट किसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे विकेट गिरने के बाद वो जब प्रेशर सिचुएशन में है, एक पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने ऐसा किया था, वो 1 डाउन पे चले आए थे, इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने वही किया था। और बटलर जहां फंस रहे थे तो वो ऐसा करना चाह रहे थे कि प्रेशर में टीम ना आए, प्रेशर रिलीज करने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास शॉट्स बहुत ढेर सारे हैं और बहुत गलत शॉट नहीं था वो बुमराह, क्योंकि स्लोअर फेंक दी थी, लेकिन वो क्या वहां पर कोशिश कर रहे थे कि वो सर्कल ही सोच रहे थे कि पार हो जाए अगर मैं फंस भी गया हूँ। वो तो अक्षर ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा कैच ले लिया, तो वो वहाँ पे आउट हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें जैकब बैथल की, तो एक नया स्टार मिला है वर्ल्ड को। हालांकि पहले से उनकी चर्चा होती थी, बैटिंग में उनके एक थोड़ा सा पंच रहता है जब वो शॉट खेलते हैं,
वी में खेलते हैं, सामने और पीछे, और साइड में उनके रन नहीं आए हैं, आज भी नहीं आए हैं। तो हो सकता है बाद में उनकी कमियों का अगर लोग एसेस करेंगे अपोजिट टीम्स तो कुछ कमियां निकल के आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल वो बड़ा रंग में दिख रहे हैं। और अपने आईपीएल में आरसीबी ने उनको खरीदा भी है, तो अब हो सकता है उनका बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, एक चांस ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे आरसीबी में उनके। और गजब की इनिंग खेली है, पूरा डर लगा था, पूरे मैच में डर लगा था कि ये आदमी अकेले जिता के ले जाएगा। और वही लास्ट में हमारा बुमराह जी ही काम आते हैं अक्सर ऐसे सिचुएशंस में। लेजेंड बॉलर हैं, लगातार प्रूफ करते हुए आए हैं, इतने मैचेस हम लोग को जिता के दे दिए। अब तो ये भी डर लगता है कि बुमराह अगर जितने चले जाएंगे तो उस तरह का बॉलर कौन आएगा। लेकिन एक जो फैक्टर है, एक जो प्लेयर है जो अक्सर इन सब चकाचौंध में दब जाता है, वो है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह का जो लास्ट 2 ओवर है, उन्होंने एक में 12 रन दिए, एक में शायद 7 की 8-9 रन दिए थे। लेकिन प्रेशर सिचुएशंस में अक्सर वो बहुत ही अच्छा स्पेल फेंक के करके जाते हैं। आप अफ्रीका से फाइनल याद करिए, उसमें उन्होंने कितना शानदार ओवर निकाला था। और यहाँ पे थोड़ी सी उनकी किस्मत ख़राब थी, क्या थी, अच्छी थी जो भी कह सकते हैं, क्योंकि एक वाइड नहीं थी जिसको एम्पायर ने वाइड दिया, उसके बाद एक वाइड उन्होंने और फेंकी, फिर उन्होंने जब बॉल किया तो विल जैक्स का विकेट उन्होंने लिया। वो कैच अक्षर ने लिया, हालांकि वो विकेट भी हम कह सकते हैं कि अक्षर का ही था, गजब का कैच था। शिवम दुबे राइट टाइम राइट पोजीशन पे खड़े थे, उनको हेल्प किया उन्होंने वहाँ पे कैच पूरा करने में। तो एक तो कंप्लीट एफर्ट दिखा है। बॉलिंग को हम उतना ज़्यादा दोष नहीं दे सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा एक हेडेक इंडिया के लिए धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इतना ज़्यादा अगर, क्योंकि लगातार 3 मैचेस में 50 के अप्रॉक्स उन्होंने रन दे दिए हैं, और विकेट शायद 1 ही 2 मिल रहा है उनको, 1 ही में शायद विकेट मिला है, आज तो 1 ही मिला है, इसके पहले मैच मुझे याद नहीं है, विकेट ज़्यादा नहीं मिले उनको। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अहमदाबाद में फाइनल होगा, बड़ा ग्राउंड है, मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को चांस दिया जा सकता है, क्योंकि बैट्समैन इस समय टारगेट करके जैसे आ रहे हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा पुश कर रहे हैं बैट्समैन वरुण चक्रवर्ती को देख के, और काफ़ी रन उनके ओवर में आ रहे हैं। तो एक चांस हम कुलदीप यादव को दे सकते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव ऐसा नहीं है कि बहुत ही साधारण बॉलर हैं, वो भी एक चैंपियन बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, बॉल को हवा देते हैं, रोकते हैं, टर्न प्रोड्यूस करते हैं, विकेट्स निकाल के देते हैं, इंपॉर्टेंट विकेट्स कई बार निकाल के दिए इंडिया को। तो उनको ट्राई कर सकते हैं मुझे लगता है चक्रवर्ती की जगह। बाकी ओवरऑल अगर बॉलिंग एफर्ट देखें तो सबने बहुत ही मेहनत की। हार्दिक पांड्या के लिए भी अप्रिसिएशन होना चाहिए बॉलिंग को लेके, उन्होंने इतना इंप्रूवमेंट दिखाई है इस समय होने वाले मैचेस में कि आपको वो एक्स्ट्रा बॉलर नहीं लगते हैं, वो एक फुल फ्लेज बॉलर लगते हैं और सिचुएशन समझते हैं, स्लोअर का अच्छा यूज़ करते हैं। आज तो उन्होंने दोनों तरफ स्विंग भी कराई है। स्टार्ट में एक जो विकेट मिला वो आउट स्विंग होते हुए बॉल पे मिला था फिलिप सॉल्ट का। तो बॉलिंग हार्दिक पांड्या ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव की है, बैट्समैन तो वो अच्छे थे ही। अर्शदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की है मेरे हिसाब से। शुरुआत में उनको कुछ रन पड़े थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐसा नहीं पड़ा था, क्योंकि पिच इतनी फ्लैट थी, उस पर रन पड़ना ही पड़ना था। वो तो जसप्रीत बुमराह को जब आप इकोनॉमी देखते हैं तो उससे आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि बुमराह वो अलग ही लेवल के बॉलर हैं। लगातार 6 बॉल यॉर्कर फेंक देना कोई मामूली बात नहीं है। अक्षर पटेल ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, एक विकेट भी मिला उनको, 1-2 छक्के लगे तो उसके बाद उन्होंने विकेट लिया। आखिरी ओवर शिवम दुबे ने फेंका। शिवम दुबे को इसलिए फेंका क्योंकि स्पिनर पे हो सकता चांस बन सकता था कि 5 छक्के सोच रहे थे, लेकिन वो बड़ा मुश्किल था, अक्षर को फेंका सकते थे, लेकिन शिवम दुबे ठीक है 22 रन दिया उन्होंने। तो इस तरह का रहा ये मैच। दोनों टीम्स जो हैं इंडिया इंग्लैंड शुरुआत से ही डगमगाते हुए धीरे धीरे अपना फ्लो गेन करते हुए यहाँ तक पहुंची थी, और उसी तरह का गेम हमको देखने को मिला। ये मैच खत्म होने के बाद भी हम नहीं कह सकते कि कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा खेल रही थी, क्योंकि 7 रन से सिर्फ हम जीते हैं। धोनी आए थे मैच जीतने, तो थाला फॉर रीजन 7 रन से हम जीते मैच। अभी भी हम कह सकते हैं कि दोनों टीम ने अपना 100% मैच, अपना 100% अभी हमको दिखाया नहीं है फील्ड पे, लेकिन जहां जरूरत पड़ी कोई ना कोई प्लेयर आके सामने मैच जिताया है दोनों टीम को, और इसी तरीके से दोनों की जर्नी रही है। आखिर में इंडिया को फाइनल जाने का मौका मिला है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड पहले पहुंच चुकी है। अफ्रीका का मैच की बात करें तो अफ्रीका के लिए हमेशा बुरा लगता है। एकदम क्लीन खेलते चले आते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि उनको कोई हरा सकता है। उनकी टीम इतनी बैलेंस दिखती है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब अच्छी रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट नॉकआउट्स मैच में जब वो आते हैं तो कुछ ऐसा वो कर ही जाते हैं। कल तो उन्होंने मैच एक तो फाइट ही नहीं दी, उनकी गलती थी उसमें, मैं ये कहूँगा उनकी बैड लक नहीं, उनकी खुद की गलती थी। जब आपने टॉस गंवा दिया, आपको पहले बैटिंग के लिए बुलाया गया, तो
लगातार 6 मार के, वही बात है, लगातार 6 मार के आप स्कोर नहीं कर सकते हैं। पिच को भी और बॉलर्स को भी थोड़ा सम्मान देना होगा। कुछ सिंगल, डबल, 4 इस सब के चक्कर में अगर पड़ते तो काफ़ी अच्छा स्कोर दे पाते, क्योंकि उस पिच पर ईडन गार्डन में मैच हुआ था, 160-170 के आसपास रन बनाएंगे तो उसको आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। उसमें भी आपको 200-210 के आसपास जाना पड़ेगा। जिस तरह की बैटिंग का न्यूजीलैंड ने की, वो बैटिंग तभी निकल भी पाई है क्योंकि आप उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं था, और ईडन गार्डन बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा ग्राउंड है। आउटफील्ड इतनी तेज है कि अगर आप टच करते हैं, बॉल अगर प्लेयर को पार कर गई तो उसको रोकना नामुमकिन होता है, बहुत ही तेज जाती है बॉल। तो वहाँ पे ये स्कोर जो उन्होंने, यानसन ने काफ़ी अच्छा बैटिंग की थी, लेकिन वो बिलो पार ही स्कोर था, तो उसको डिफेंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। कैसी भी, कितनी भी अच्छी बॉलिंग हो आपकी, जब बैटिंग पिच ही रहेगी और ग्राउंड अच्छा रहेगा तो उस पर दिक्कत हो जाती है। तो वो बिलो पार स्कोर था, इसके वजह से वो मैच उस तरह हुआ। फिन एलन की रिकॉर्ड सेंचुरी भी देखने को मिली हमको। शुरुआत उन्होंने थोड़ा समझदारी से ही की थी, जब उनको बॉल दिखने लगी कि किस तरह आ रही है, किस तरह रिएक्ट कर रहा है पिच, उसी हिसाब से फिर वो धीरे धीरे फ्लो में आते गए। फिर उनके ऊपर प्रेशर था नहीं, तो वो हिट कर रहे थे, शॉट्स लग रहे थे, और बढ़िया एक 100 उन्होंने लगाया है। और फाइनल होगा 8 तारीख को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, अहमदाबाद में। अब देखना है कि हम वो कर्स को तोड़ पाते हैं कि नहीं अहमदाबाद के स्टेडियम का, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट मैच वहाँ पे अक्सर हारे हैं। लेकिन इस सब में बिलीव नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इंडिया को अपने आप को बैक करना चाहिए बैटिंग में। ये जो 1 विकेट 2 विकेट हम शुरुआत में ऐसे ही दे रहे हैं, वो थोड़ा सा हमको संभलना पड़ेगा। शुरुआत में अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर अभिषेक शर्मा को ही खेलना है, तो एक तो आज आप मैच देखे होंगे, जब वो रन आ गए थे, संजू सैमसन ने खुद मना किया जाके अभिषेक शर्मा को कि रन आ गए आराम से, लास्ट बॉल थी। लेकिन अभिषेक शर्मा को वो ओवरकम करना चाह रहे हैं उस डर को या उस कमी को, कि दिखाना चाह रहे हैं कि मैं नहीं फंसता हूँ, उसी चक्कर में बार बार उसी बॉल पे फंस रहे हैं। थोड़ा सा क्रिकेट को सम्मान देना पड़ेगा। आपकी कोई कुछ कमियां हैं, लोगों ने ढूंढी हैं, तो उसको थोड़ा सा सम्मान देना पड़ेगा। आप उसमें सिंगल डबल करेंगे तो नहीं आउट होंगे, वो निकल जाएगा। फिर अगला ओवर आएगा, दूसरा बॉलर आएगा, आपको फिर चांस मिलेगा, आप रन बना लेंगे। तो थोड़ा समझदारी दिखानी पड़ेगी। ऐसे सस्ते में अपने विकेट शुरुआत में देना थोड़ा सा टीम के लिए भी खतरनाक होता है। जैसे आप लगातार खेल रहे होते हैं 1-2 मैच में, तो उस पर फर्क नहीं पड़ता टीम को, लेकिन लगातार आप फ्लॉप होते जाते हैं तो फिर टीम को थोड़ा सा असर पड़ता है। तो मैं आई होप कि फाइनल में अच्छा खेले, में थोड़ा सा रन देखने को मिले हमको। एक मैच में हमको देखने को मिला था, उसी तरीके खेले, बहुत फास्ट आप उसमें भी नहीं खेले थे, लेकिन उसी तरीके खेलने, कोई बात नहीं है। बैड फेज है, आप थोड़ा सा उस पर काम करेंगे, वापस आएंगे। मैं पता आपके पास, जैसा कि कुछ प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी की वो स्लॉगर बोलने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास शॉट्स अच्छे हैं, क्लास अच्छी है, देखने में अच्छा लगता है आपकी बैटिंग। बस यही चाहेंगे जल्दी आप उन कमियों को दूर करके अपने रंग में वापस आएँ, हमको वो सब इनिंग्स फिर से देखने को मिले, और फाइनल में देखने को मिल जाए तो उससे अच्छा क्या रहेगा। क्योंकि अभिषेक शर्मा जब चलते हैं तो वो मैच को एक तरफा कर देते हैं, तो वो एक फ़ायदा रहता है हमारे लिए अभिषेक शर्मा को होने से। बस थोड़ा सा वो शुरुआत अब अपनी कर लें, इतना ज़्यादा हड़बड़ी में, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में ना रहें, तो वो इंडिया टीम के लिए काफ़ी अच्छा होगा। फाइनल मैच है, एक मैच है, उसमें अच्छे सब परफॉर्म कर दें। तो गजब का मैच हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। पूरा मैच देखते हुए जब इंग्लैंड चेस करनी आई, शुरुआत में 2-3 विकेट गिर गया, तो लग रहा था कि इंडिया थोड़ा सा अब पकड़ बनाती चली जाएगी। लेकिन उसके बाद बेथेल और टॉम बेंटन ने जब हिट करना शुरू किया, हर ओवर में 1-2 छक्के आ रहे थे, बाउंड्रीज आ रही थी, तो लगने लगा था कि मैच ये फंस सकता है। तभी ये नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड ले जाएगी, लेकिन बेथेल उसके बाद जिस तरह बैटिंग स्टार्ट किया, विल जैक्स भी काफ़ी, क्योंकि इसके पहले विल जैक्स कई मैच इंग्लैंड को इस तरह निकाल के दिया है, फंसे हुए मैच, और 4 प्लेयर ऑफ द मैच वो इसी सीरीज, इसी टूर्नामेंट में जीत चुका था। तो एक डर तो लग ही गया था कि जा सकता है, क्योंकि एकदम फ्लैट पिच था, कुछ नहीं हो रहा था बॉलिंग में। ऊपर से क्योंकि जो हमारे ट्रम्प बीच मिडल ऑर्डर में वो वरुण चक्रवर्ती थे, उन पर इतना ज़्यादा हिट कूद के आ रहे थे आगे, इतना ज़्यादा रन ले रहे थे कि फिर लग रहा था कि अभी जब इन लोग को पड़ रहा है तो फिर मैच बचाएगा कौन। लेकिन वही है कि इंडिया टीम में पूरे टूर्नामेंट में आप देखेंगे कोई ना कोई प्लेयर ऐसे सामने आ जाता है कि वो मैच लेके आता है इंडिया के लिए। अब हार्दिक पांड्या, अर्शदीप, क्योंकि बुमराह ने ऑब्वियस बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी जो सेकंड लास्ट ओवर फेंका है, वो पहली बॉल पे 6 आने के बाद सिर्फ 9 रन देना, विकेट निकालना, बहुत ही शानदार ओवर था वो। अर्शदीप का भी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, तो इन सबको भी क्रेडिट देना चाहिए हम लोग को। ओवरऑल
टीम एफर्ट था और इसी वजह से हम जीत पाए हैं। और इंग्लैंड भी बहुत अच्छा खेली, इसलिए हम सिर्फ 7 रन से ही जीत पाए हैं। तो जो भी है, हम फाइनल पहुंच चुके हैं। अब आई होप कि हम फाइनल जीतें और वो टीम बने जो लगातार 2 ट्रॉफी जीत पाई है। तो ये हुई मित्रों क्रिकेट की बात। अब कुछ न्यूज़ पे बात कर लेते हैं हम लोग। कुछ खबरें आ रही, एक खबर ये आ रही है कि सुखोई 30 जो है हमारा, वो आसाम से शायद निकला था, उसके रडार से उसका कांटेक्ट लूज हो गया है। तो एयरफोर्स उसको ढूंढने में लगी है, एक सर्च ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया है। इंडियन एयरफोर्स का थोड़ा सा खबरें इस बीच अच्छी नहीं आ रही हैं। कई खबरें ऐसे मिल गई जिसमें हमारे जेट्स गिरे हैं, जिसमें पायलट्स भी अपनी जान खोए हैं। या अभी ये खबर हो गई कि कांटेक्ट नहीं मतलब कुछ घटना हो सकती है। बस ये है कि पायलट हमारा सेफ हो, क्योंकि जेट तो मान ली दोबारा आ जाएगा, पायलट की जान ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इंडिया को थोड़ा सा अपने एयरफोर्स या फिर एयरक्राफ्ट को लेके थोड़ा सा सीरियस एक युद्ध स्तर पे उस पर काम करने की ज़रूरत मुझे लगता है। कावेरी इंजन्स को लेके हमेशा लगता है कि कुछ खबर अच्छी आ जाए। जब तक हम अपने इंजन नहीं बना ले जाएंगे तब तक हम थोड़ा सा एयरफोर्स में लैग करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का से ही हमारा मेन मुकाबला रहता है। थोड़ा सा चाइना से है, लेकिन चाइना तो बहुत आगे है हमसे अभी एयरफोर्स या किसी इस मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। पाकिस्तान का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, सिर्फ इंडिया को या फिर चाइना को कवर करने के लिए उनको बाहरी मदद बहुत ज़्यादा मिल जाती है। इंडिया को सब कुछ खुद करना है। तो आई होप कि कोई प्राइवेट कंपनी ही कुछ ऐसा चमत्कार कर जाए, हमको एक जेट इंजन अपना इंडिजिनस मिल जाए, तभी हम जाके कुछ इसमें एयरफोर्स में अच्छा मुझे लगता है कि कर पाएंगे। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फिर बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ जाता है हमको, और डिलीवरी टाइम पे नहीं होती इंजन्स की। हम अपने तेजस को लेके बहुत पीछे चल रहे हैं। जितना ऑर्डर एयरफोर्स ने लगाया है उसमें अभी मुझे लगता है कि शायद 2000 के पहले के जो ऑर्डर थे वो भी नहीं पूरा कर पाया एचएएल को मिला है ऑर्डर्स। अब उसके बाद कई ऑर्डर्स लग चुके हैं, लेकिन शुरुआत में लग रहा था कि क्योंकि हमने जो इंजन शायद बनाया था उसमें थ्रस्ट उतना नहीं था, फिर बाद में अमेरिकन इंजन्स को लेके फिर हम उसको आगे बढ़े, लेकिन उनकी डिलीवरी इतनी ज़्यादा डिले हो जाती है कि वो रहेगी, जब तक हम उससे डिपेंड रहेंगे वो दिक्कतें रहेंगी। आई होप कि कुछ अच्छा इसमें हो पाए, और जो पायलट जो ये रेडार पे लूज़ किया है कॉन्टैक्ट सुखोई 30 ने, मिल पाए कहाँ पे है और पायलट सेफ हो, यही प्रेयर्स रहेंगी हमारी तरफ से। बाकी ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध चल ही रहा है, हर तरफ बमबारी हो रही है। अब ईरान हर उस टारगेट को हिट कर रहा है जितना वो, अब यही रह गया ना ईरान के पास, अब वो ऐसा कुछ है नहीं कि ये, क्योंकि उसकी मिसाइल यूएसए तक तो पहुंच नहीं सकती, इसराइल तक पहुंच सकती, लेकिन इसराइल में आयरन डोम काफ़ी ज़्यादा हमले को रोक ले जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। तो एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से अब ईरान अब इस वैसे टारगेट्स, वैसे कंट्रीज को हिट कर रहा है जहाँ पे यूएस के बेसेस हैं, और बेसेस हिट कर रहा है, साथ साथ ऐसे वैसे फैसिलिटीज़ को भी हिट कर दे रहा है, जिससे वैसे देश जिसमें वो यूएस बेसेस हैं उनको ये लगे, एक तरीके से ईरान ये कहना चाह रहा है कि तुमने क्यों जगह दी वहाँ अपने यहाँ पे यूएस को, जिससे अब यूएस हमको मुझको उन्हीं बेसिस से हमारे ऊपर हमले कर रहा है, उन्हीं बेसिस का यूज़ करके मुझे घेर रहा है। तो अब एक तरीके से सबक सिखाने के मोड में ईरान उन देशों के इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ को, जैसे बहरीन में शायद किसी ऑयल रिफाइनरी पे, बड़े ऑयल रिफाइनरीज पे हमला किया है, यूएई या सऊदी में भी किया है। तो इन देश ये जो देश हैं इनके लिए ऑयल रिफाइनरीज ही सब कुछ है। वो अगर हिट होती हैं तो पहली बात तो उन देशों को नुकसान होता ही होता है, और उससे ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि सप्लाईज वहीं से आ रही हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है ईरान ने, उससे इंडिया का लगभग 60% फ्यूल उसी रास्ते से आता है, चाइना का 40% आता है, जापान का 75%। तो ये वर्ल्ड लेवल पे एक अफरा तफरी देखने को मिलेगी, और अभी ज़्यादा नहीं इफेक्ट दिख रहा है। ये 20-25 दिन बाद आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, फ्यूल प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई करेंगे, तब वो इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, तब लोग ज़्यादा मीडिएट करने आएंगे अमेरिका और ईरान के बीच में कि अब बस करो भैया, हो गया है। क्योंकि ऐसे लड़ाइयों में अभी, क्योंकि ईरान के पास भी मिसाइल्स बहुत ज़्यादा उसने बना के रखे हैं मिसाइल्स, क्योंकि उनके पास वही टेक्नोलॉजी थी। एयरफोर्स उनकी उतनी मजबूत है नहीं, नेवी उनकी उतनी मजबूत है नहीं, और वो न्यूक्लियर की तरफ जाना चाह रहे थे, और साथ साथ उन्होंने मिसाइल्स पे बहुत काम किया है। तो वो अमेरिका के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, हालांकि जितना हमको अटैक बाहर देखने को मिल रहा है ईरान का, क्योंकि ये सब खबरें कवर हो रही, ये सब की वीडियोस हमको मिल रही हैं, लेकिन ईरान के अंदर इजराइल और अमेरिका क्या कर रहा है वो हमको
खबर कभी क्यों देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ का मीडिया कंट्रोल्ड है, वो वीडियोस आपको एक्सेस नहीं है हमको आपको वो जितना हम मुझे ये लगता है कि जितना हम बाहर देख रहे हैं ईरान का अटैक, उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा ही अंदर अटैक हो रहा होगा ईरान और अमेरिका की तरफ से ईरान में, इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान में। लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो लोग अटैक ईरान से कर रहे हैं उनको अभी पब्लिक से उतना सेंटिमेंट नहीं है कि पब्लिक हमें मारी जा रही है तो हम सरेंडर कर देते, हम रोक देते हैं। वो क्योंकि उनके एक लीडर मारा जा चुका है तो वो अब ज़्यादा खुन्नस में है कि अब हमको दुनिया से नहीं मतलब है अब, क्योंकि हम हमारे एक तो लीडर को मार दिया और हमारा एक सिस्टम जो है, क्योंकि अब अमेरिका रिजीम चेंज के टारगेट से ही तो ये हमले कर रहा है। वो अपना एक तो रिजीम बचाना चाहते हैं, क्योंकि रिजीम अगर उनकी गई तो फिर उनके लिए तो कुछ बचा नहीं ना, तो अब वो अपनी समझ लीजिए आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब वो उसी तरीके से लड़ेंगे। खैर आई होप कि ठीक हो जाए, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, वर्ल्ड के लिए नुकसानदायक ही रहेगा। ऊपर से मुझे तो यही लगता है कि ट्रंप का हो सकता है स्ट्रेटेजी हो, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर ही सब नहीं होता, अमेरिका में डीप स्टेट और पेंटागन बहुत कुछ चीज़ें सोच के प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए, इस तरह के हमें डील करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ट्रंप का खुद भी इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है, जब से आए हैं कुछ ना कुछ ऐसा वर्ल्ड लेवल पे कर रहे हैं कि लोग अफरा तफरी में इधर उधर हो रहे हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो एब्सटेंज फाइल से लोगों का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो कि वो होगा नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है, मुझे लगता है उस पर मुझे क्या लगता है होगा भी। अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन कोर्ट्स, अमेरिकन लोग ऐसे हैं कि वो भूलने नहीं देंगे। आप ऐसे अफरा तफरी मचाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल और है आपका, कर लीजिए आपको जितना करना है। फिर अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो आपको सज़ा मिलेगी ज़रूर। और मित्रों एक खबर है बिहार से कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो अब मुख्यमंत्री पद ऑब्वियस सी बात वो छोड़ेंगे। खबरें कई तरीके की हैं कि उनके बेटे को खबरें आ रही, लेकिन उनके बेटे तो सक्रिय राजनीति में है नहीं, तो उनके चांसेस तो मुझे तो कम लग रहे हैं। बनाना चाहिए, मुझे लगता है बनाना चाहिए, और लेकिन चांसेस ज़्यादा उप मुख्यमंत्री जो हैं, क्या नाम है उनका, सम्राट चौधरी, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक तरीके से बीजेपी अपना उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनाएगी। तो हो सकता है प्री प्लान रहा हो इनका एक कि चुनाव के बाद हम अपना चेहरा देंगे। अब क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जो बिहार के लोगों को एक वो ताकत देते हैं, क्योंकि बिहार किस चीज़ से अपने आप को वहाँ से निकाल के लाया, नीतीश कुमार ने क्या किया है, वो सिर्फ एक बिहारी ही समझ सकता है। और हम यूपी वाले थोड़ा सा इस मामले में लकी रहे हैं। अब हमारे आपकी क्योंकि एक पसंद होती है कि आप एक तो चुनाव में हमारे यूपी बिहार में जात बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आदमी कितना भी कहे कि मुझे विकास से मतलब ये सरकारी इसकी ये जो काम करने का तरीका वो हमें नहीं पसंद है, ये गलत कर दिया, वैसा गलत हो गया, ये गलत हो गया, आखिर में वोट आदमी सिर्फ जात के नाम पे ही देता है। यूपी बिहार में ये फिक्स रहता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो डेवलपमेंट या फिर इस सब को सोचते हैं। आखिर में जब आप 4 साल 4.5 साल जो बीच का टर्म है उसमें आप बात करेंगे पूरा, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं वो आखिर में जात पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो लोग थोड़ा सा देना भी चाहते हैं काम को देख के, काम की चीज़ों को बात करके, वो वोट डालने ही नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ परसेंटेज जो 55-60 के बीच में रहता है, वो जो 40-45% लोग वोट नहीं डालते, वो यही लोग रहते हैं, वो काम में फंसे रहते हैं, वो वोट डालने जा ही नहीं पाते, जिनको मतलब रहता है कि थोड़ा सा हम फैसिलिटीज़ को, हमारे आसपास क्या सुविधाएं हैं, कैसे सरकारें सही से काम करें, उसको देख के वोट दें। तो वो चीज़ बहुत पीछे छूट जाता है, आखिर में जात पे ही ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अब वही, अगर आप किसी एक आदमी को पसंद करते हैं, किसी एक पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन वो सबको किनारे रखते हुए अगर हम देखें तो यूपी थोड़ा सा इस मामले में लगी रहा है कि हमारे जो प्रीवियस 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसके पहले अखिलेश यादव जी थे, उसके पहले मायावती जी थी, तो सबने थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही अच्छा काम किया है। आप अब उनकी जो कमियां अच्छाइयां आपको जो लगती हैं वो थोड़ा सा साइड करके अगर आप सोचेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मायावती जी और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी सबने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छा काम किया है। अब जिस भी वजह से किया है उस पर कई आरोप प्रत्यारोप होते हैं, भ्रष्टाचार, ये वो सब बात की बात, लेकिन बिहार से यूपी इस मामले में लकी रहा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम इन्होंने किया है, तो वो चीज़ अच्छा देखने में लगता है। और बिहार इसीलिए नीतीश कुमार को लगातार इतना मैंडेट देता रहा क्योंकि उन्होंने जो उसके पहले झेला है। अब मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी या आदमी को नहीं वो कर रहा हूँ, वो बिहारी ज़्यादा अच्छा जानता होगा। एक तो इतने लंबे करियर में आप कभी न्यूज़ सुने ही नहीं कि नीतीश कुमार किसी का फेवर कर दिए हो, कुछ गलत तरीके से उन्होंने कोई काम
करा दिया हो, जिसमें उन्होंने खुद को प्रॉफिट दिया हो या बहुत ही आलीशान जीवन जी रहे हो। उनके बेटे का हम लोग जो वीडियो देखते हैं, अब हो सकता है कुछ छुपा हो या कुछ हमें ज़्यादा ना पता हो, लेकिन जिस तरह दिखता है और लोगों को भी दिख जाता है ना, तो लेकिन नीतीश कुमार के बेटे को अक्सर हम लोग देखें कि एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा राजनीति में है ही नहीं, पहली बात। और कोई होता तो क्या होता वो हमें पता है। तो इस कुछ कारण होगा जो इनको इतना प्यार मिला। अब मुझे लगता है कि जब वो चले जाएंगे उस पद को छोड़ के, क्योंकि जब अब तक आदमी आपके सामने है तब तक आप वो परीक्षा दे रहा है, उसको गलत सही आप उसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब वो इंसान चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत नहीं किया हो, या नीतीश कुमार की केस में हम कहीं गलत ना किया हो, तो जाने के बाद फिर उसकी वैल्यू समझ में आती है, फिर लोग उसकी तारीफ या फिर उसके बारे में पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। तो ऐसे इंसान जो होते हैं जब वो बाद में महान बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उसमें से एक हैं। क्योंकि हमारे ऐसे दोस्त रहे हैं जो बताते हैं कि किस हालत से किस हालत तक नीतीश कुमार लेके आए हैं, वो कितना मुश्किल था बिहार को। क्योंकि मुख्यमंत्री होना ही सब कुछ नहीं होता है। यूपी बिहार की क्योंकि राजनीति थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं, वो गलत इंसानों के हाथ में कैसे जकड़े हुए थे ये मुख्यमंत्री लोग भी। वो आपको वो चीज़ नहीं करने देते जो आप करना चाहते हैं। आपको बड़ी मुश्किल होती है अपने मन के काम को करने के लिए। आपको बहुत लोगों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पड़ता है और उससे वो लोग दुखी भी होते हैं। वो चीज़ आपको सब झेलना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम था यूपी बिहार में करना, और लोगों ने किया है। अब धीरे धीरे हम लोग रफ्तार पकड़ रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले कल में हम कुछ ज़्यादा ही अच्छा करें, लोग हमारी तरफ देखें कि इस तरीके के भी काम करने चाहिए। तो नीतीश कुमार अब इस समय राज्यसभा में जा रहे हैं। उनके लिए एक तरीके की रिटायरमेंट ही है आदमी के लिए, और उम्र उनकी हो गई थी। अब वो थोड़ा सा देखने में लगता था कि थोड़ा सा कंट्रोल माइंड पे नहीं है, वो देखने में लगता था। अब जो भी हो, लेकिन सही समय है उनके रिटायरमेंट के लिए और काफ़ी कुछ उन्होंने किया है बिहार के लिए। रेल मंत्री भी थे, तो शायद उन्होंने कोई दुर्घटना हो गई तो उसका संज्ञान लेते हुए इस्तीफा भी दे दिया था। तो ये सब चीज़ें अब तो ख़त्म ही हो गई, इस्तीफा वगैरह कोई जिम्मेदारी किसी ने, खाली प्रत्यारोप आरोप चलते रहते हैं। तो याद किए जाएंगे नीतीश कुमार को भी उनके अच्छे कामों की वजह से। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, एक बात और, होली बीत गई है। आप सबको होली की बिलेटेड बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपने खूब होली मनाई हो, अच्छे तरीके से मनाई हो, रंग खेला हो, खूब अच्छे से मीठा खाए हो, और आई होप सब सेफ भी रहे हो। आप सबको होली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।